हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स के अप्लाइड फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके फर्स्ट लेसन को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट नए हैं तो वो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। जो अप्लाइड फिजिक्स पॉलिटेक्निक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बताया गया है कि इसमें इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन जो पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं फर्स्ट लेसन में। इसके बाद जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड लेसन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट भी एकदम नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और क्योंकि इस चैनल में हम लोग फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए सारे लेसनों पे डिस्कस PDF और नोट्स को कैरी करेंगे। आप लोग चाहें तो इस नोट्स को कैरी कर सकते हैं और नोटबुक में अपने नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ फिल्टर मटेरियल को हम लोग यूज करेंगे और इससे रिलेटिव जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आता है यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस न्यूमेरिकल को भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए, जैसे कि आपको सेकंड लेसन दिख रहा होगा मापन में त्रुटियाँ, एरर इन मेजरमेंट। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोगों को दिख रही होगी सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम। तो सार्थक अंकों की ज्ञात करने की आप लोगों को यहाँ पे 4 कंडीशन दिखाई दे रही होंगी। चारों कंडीशन में पहली कंडीशन है यदि संख्याओं में दशमलव नहीं है तब संख्याओं के अंत के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कोई दशमलव नहीं लगा है तो ये शून्य जो होंगे वो सार्थक अंक आपका नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ये भी सार्थक अंक माना जाएगा, इसलिए इसका सार्थक अंक कितना है 1 है। यहाँ पर ये 0 काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए सार्थक अंक कितना है 2 है। फिर इसमें कहा गया है संख्याओं के शून्य के अतिरिक्त अन्य सभी अंकों के सार्थक अंक होते हैं। तो शून्य के अतिरिक्त अगर कोई भी अंक होगा वो दशमलव लगा होगा तो वो सभी सार्थक अंक माने जाएंगे। इसका क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो अच्छे से इसको नोट आउट कर लें। इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है पेपर में 1 नंबर में। फिर दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद सभी शून्य अंक सार्थक ही होंगे। तो अगर दशमलव के बाद अगर कोई शून्य अंक आएगा तो वो सार्थक अंक माना जाएगा। लेकिन अगर चौथे पॉइंट में लिखा है 1 से कम माप की अगर संख्या है तो उसका 0 काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे लिखा है ना 1 से कम माप की संख्याओं में दशमलव के दाईं ओर की सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो 1 से कम संख्याओं में अगर इसकी जो वैल्यू है उसका मान 1 से कम है, उस कंडीशन में 0 को सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए काउंटिंग सिर्फ कितनी रहेगी, 3 की काउंटिंग की जाएगी। तो इसलिए इसके सार्थक अंक कितने हैं, ओनली 2 है। यहाँ पर इस 0 को भी काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका वैल्यूबल मान भी कितना 1 से कम है, इसलिए ओनली नंबर को ही सार्थक अंक माना जाएगा और इसके सार्थक अंक कितने 2 है। इसके बाद जो इसका थ्योरेटिकल पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो वो त्रुटि से ही क्वेश्चन पूछता है और कहीं से इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो त्रुटि से रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट त्रुटियाँ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप दिखाई दे रही होगी। परम कोटि यानी एब्सोल्यूट ऑर्डर, फिर मध्य परम कोटि, और इसके बाद जो परम कोटि में जो कंडीशन दिखाई गई है उसमें साफ बोला गया किसी प्रेक्षण में मापे गए मान तथा वास्तविक मान के अंतर को, यानी इसका जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और रियल वैल्यू के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, परम कोटि। तो ये आपका AMI को हम लोगों ने लिया है एक्सपेरिमेंटल और या औसत मान कहते हैं इसको, और AI को लिया गया रियल वैल्यू से। इनके दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, परम कोटि। और इसको किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा A से। इसी प्रकार मध्य परम कोटि में क्या है, विभिन्न परम कोटियों के मध्य मान को माध्य परम कोटि कहते हैं। इसका जो मीडियन लेना पड़ता है उसके एवरेज को ही, उसके माध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, परम कोटि कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये आपकी परम कोटि है, इसका मीडियन लेना है तो इसका A1 A2 +3 एंड सो ऑन, उसका नंबर ऑफ। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा माध्य के बारे में। तो जितने मान हैं उनको सबको आप लोग उनके सभी परम कोटि के मान को हम लोग मोड करके जोड़ देंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। तो ये मध्य कोटि का फार्मूला है, मध्य परम कोटि का। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कोटि है इसमें वो है सापेक्ष कोटि। सापेक्ष कोटि में आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि सापेक्ष कोटि को, इसको भिन्नात्मक कोटि को सापेक्ष कोटि कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार पिछले साल भी पूछा गया है, इसके पिछले साल भी 2018 में, कि भिन्नात्मक कोटि क्या है। तो सापेक्ष कोटि को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्नात्मक कोटि कहते हैं। और
किसी भी प्रक्षेपण के माध्य परम कोटि, यानी जो प्रक्षेपण हम लोग माध्य परम कोटि पढ़ चुके हैं डेल्टा ए एम, तथा वास्तविक कोटि ए एम के अनुपात को सापेक्ष कोटि कहा जाता है। यानी जो हम लोग डेल्टा ए एम निकाला था वहाँ पर पीछे निकाला है, और इसके आप रियल मान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष। और लास्ट कंडीशन है कि जब परिणामी प्रक्षेपण राशियों की घात पर निर्भर करता हो, तो उसके ऊपर अगर कोई फार्मूला ऐसा दिया है कि उसके ऊपर पावर दी है, तब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कंडीशन सॉल्व होगी तो जो पावर है उसको आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। देखिए जैसे ए की पावर एल, बी की पावर एम, सी की पावर एन, तो देखिए जो फार्मूला डिजाइन हो रहा है वो एल, उसकी जो घात है उसको मल्टीप्लाई में रख देना है, कुछ नहीं करना है। जितनी भी राशियाँ हों उनको उसकी घात को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देना है। ये 3-4 सवाल लगाए गए, इसी से रिलेटिव यही सवाल आपको बिल्कुल सेम सवाल ही पेपर में आपको मिल सकता है। तो इन सवालों को अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर आपकी बुक्स में है तो उसी से नोट करके सॉल्व कर लेना, और बुक में नहीं है या आपके पास बुक नहीं है तो ये वही सवाल है जो पेपर में रिपीटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल जो आपके सामने दिख रहा होगा कि एक बेलन की लंबाई में मापन में 2%, त्रिज्या के मापन में 1% और द्रव्यमान के मापन में 4% की त्रुटियां होती हैं, तो बेलन की घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। इस टाइप के ही सवाल आते हैं 5 नंबर में। तो सबको पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो D बराबर m/v होगा, और बेलन का जो आयतन होता है वो πr² L होता है, तो D बराबर m/πr² L हो जाएगा, जहाँ की पाई जो है वो क्या है, अचर राशि है, यानी ये वेरिएबल नहीं है। तो हमें डेंसिटी पे निकालना है त्रुटि, तो D/D कर देंगे, जैसे डेल्टा x/x ये था वैसे D/D कर देंगे, इंटू 100 प्रतिशत त्रुटि निकालनी तो इसलिए 100 भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर। फिर m ऊपर दिया तो डेल्टा m/m किया, इंटू इसका परसेंट में बना लिया, प्लस करके फिर दिया है कि 2 इंटू डेल्टा r/r। तो देखिए जो घात है हमने यहाँ पर फार्मूला देखा ना, उसकी घात को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर घात कितनी है, 2 है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया इंटू 100। फिर इसके बाद L है तो डेल्टा L/L, इसकी कोई घात नहीं है तो इंटू 100। फिर सिंपल सवाल है, बराबर। फिर इसका जो परसेंट त्रुटि है वो कितना है आप लोगों का, तो सबको पता है कितने, डेल्टा m, यानी जो आपका इसमें द्रव्यमान दिया वो कितना परसेंट है, 4% है, तो इसका पूरे का जो कंडीशन है कितना है, 4, तो 4/100। जैसे इसका 4 यह हो गया, परसेंट हटाएंगे तो 100 रखेंगे, 100 से 100 कैंसिल। फिर इसके लिए जो रेडियस के लिए दिया है वो रेडियस के लिए 1% दिया है, तो इसलिए 1/100, और 2 तो ये रहेगा ही, तो इसका रख देंगे। फिर इसके बाद जो L दिया है यानी वॉल्यूम लंबाई जो दी है वो 2% दी है, तो 2/100 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 4, इसका आएगा 2, और इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 8, तो इसका परसेंट कितना आ गया, 8। इस टाइप का सवाल पेपर में पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप का सवाल हो गया जो आपके एग्जाम में, अगर वो त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो न्यूमेरिकल या फिर प्रतिशत त्रुटि से ही क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद एक सवाल और देखिए, जो दूसरे, ये वही सवाल दिए जो पेपर में 4 सवाल है, चारों सवाल में से एक सवाल आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल सकता है, तो अच्छे से इन सवाल को लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर दूसरा सवाल दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले में P बराबर दिया है आपको a²v²/d√c। यहाँ पर A, B, C क्रमशः त्रुटि प्रतिशत है, और उसकी क्रमशः प्रतिशत भी दी है। A की उसने 1 दी है, V की उसने 3 दी है, 4, और C की उसने 4 दी है, और D की उसने 2% दी है। तो इसमें देखो फार्मूले में P में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की गणना करना है, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, D/D डेल्टा P/P इंटू 100। फिर हमें इसको स्टडी करना है, तो इसका क्या होगा, 3 इंटू डेल्टा A/A इंटू 100, प्लस ये पावर 2 दी है तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेल्टा V/V इंटू 100। फिर ये क्या दिया है आपको, D दिया है तो इसकी कोई घात नहीं है, तो D/D इंटू 100। अब ये घात में दिया है, अंडर रूट में दिया है, तो इसकी 1/2 घात होगी। अगर इसको ब्रैकेट को हटा दें, अंडर रूट को हटा दें, तो इसकी 1/2 आएगी, तो इसका भी घात को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 डेल्टा C/C। अब इतने का वैल्यू कितना दिया है, 1/100, 1% का मतलब 1/100, तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3/100, 2 पहले से रहेगा, ये हो जाएगा। इसके लिए कितना दिया है, 4%,
इसके लिए जो डेल डी अपॉन डी इंटू प्लस के लिए कितना दिया है 2% दिया है इसके लिए 2 डी के लिए, तो डी के लिए 2/100 इंटू 100। फिर जो सी के लिए दिया है वो 3 दिया है, तो 1/2 तो पहले से इंटू 4 दिया है, तो 4/100 इंटू 100 तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर 3 गुणे 2 कितना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 टोटल जोड़ेंगे तो कितना 13%। तो ये दूसरे टाइप का आपका न्यूमेरिकल इस तरीके से लगेगा। तीसरा न्यूमेरिकल जो दिया है वो आपको दिख रहा होगा, एक घन के द्रव्यमान के मापन में 3% है। आपको बेसिक बस फार्मूले पर पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक प्रतिशत का सवाल बहुत सिंपल होता है। 3% है तथा प्रत्येक भुजा में 2% की त्रुटि होती है। घन के घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत की गणना करना है। तो उसने क्या पूछा, अधिकतम प्रतिशत घनत्व में करना है। सबको पता है घन डी बराबर m/v होता है और m/ ये हो गया आपका n², यानी जो उसने तुम्हें आप लोगों को जो दिया है घन के द्रव्यमान के परसेंट दिए तथा प्रत्येक भुजा के 2%, तो उसने क्या किया घन बोल दिया। तो आयतन के लिए आयतन जो होता है वो भुजा के क्यू के बराबर होता है। सबको ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है किसी घन के लिए क्यू बराबर होता है। तो उसने वॉल्यूम की जगह ए का क्यू या एक्स का क्यू रख दिया। उसने कुछ नहीं किया, फार्मूला कन्वर्ट करना है तुम्हें आप लोगों को। फिर वही कंडीशन फिर लगाएंगे डी अपॉन डी इंटू 100, फिर इसके बाद डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस, अब ए की पावर 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेल्टा m x मानो या a मानो, जो आपको मानना है वो मान सकते हैं, a अपॉन a डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। इसका परसेंट आपको दिया है कितना 3%, तो यहाँ कितना रख देंगे 3/100 और इसका 100 से 100 कैंसिल, यहाँ शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर चाहे तो आप लोग 3/100 100 कैंसिल, तो 3% यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर कितना परसेंट दिया 2%, 2/100 तो 100 से 100 कैंसिल, 2 इंटू 3 तो कितना 6% यहाँ आ जाएगा। 3% यहाँ 6% यहाँ, टोटल 9%। तो ये इसका आंसर आ गया 9%। बस इस लेसन का ये लास्ट सवाल है और ये आपका लेसन खत्म हो जाएगा। सेकंड लेसन जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उसी पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पे आपको पूछा जा सकता है। लास्ट सवाल है इसका, किसी गोले की त्रिज्या 0.3% की त्रुटि होती है। इस माप के द्वारा गोले का आयतन ज्ञात करने में कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी, यानी वॉल्यूम ज्ञात करना है। सबको पता है गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr होता है। आप लोगों को इतना दिमाग लगा लेना है कि जो अचर राशि होगी उसको ये सॉल्व भी करेगा और संख्या को भी कोई काउंटेबल नहीं मानेगा, यानी डिपेंड सिर्फ किस पे करेगा, आर पे। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, डेल्टा v अपॉन b इंटू 100 बराबर, इसकी घात 3 है तो 3 रख लिया, आर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। इसकी प्रतिशत टूट दी है 0.3, तो यहाँ सीधे रख देंगे 0.3 अपॉन 100 से कैंसिल, तो 0.3। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 0.9%। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेकंड लेसन। तो इतना आप लोग कंप्लीट करिए सेकंड लेसन में, तो आपके फिजिक्स के 2 लेसन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो इसको अच्छे से नोट करिए, जो कुछ समझ में ना आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो उसको और क्लियर कर दिया जाएगा। और आप लोगों को ये क्वेश्चन हर हाल पे तैयार कर लेने, इससे बाहर आपका अप्लाइड फिजिक्स के पॉलिटेक्निक एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।